पकौड़े खाइए, गर्मा गर्म बैंगन के पकौड़े, एक बार खाओगे बार बार आओगे। सलोनी बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसके हाथों के बने बैंगन के पकौड़ों में बड़ा ही स्वाद था। वाह बहन, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। बड़े मजेदार हैं ये बैंगन के पकौड़े। हाँ, शुक्रिया भैया, अपने आंगन में लगी क्यारी से ताजा ताजा तोड़ कर लाती हूँ बैंगन। सलोनी के पकौड़े दूर दूर तक फेमस थे। लोग दूर गांव से उसके पास पकौड़े खाने आते थे। सलोनी का पति महेश बीमार रहता था, जिस कारण वो कोई काम नहीं कर पाता था। पहले वो ठेला महेश ही लगाता था, लेकिन उसकी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से सलोनी ने पकौड़े बनाकर बेचना शुरू किए, तो उसके पास कई लोगों की भीड़ लगी रहती। सलोनी के साथ उसका 10 साल का बेटा भी अपनी माँ की ठेले पर मदद करता था। एक रोज घर पर सारी कमाई इनके इलाज में खर्च हो जाती है और बाकी घर खर्च में कुछ बचत हो ही नहीं पाती। मैं ही बोझ हूँ तुम सब पर। ऐसा क्यों बोलते हो जी? मैंने ऐसा कब कहा? एक रोज सलोनी ने देखा कि उसके ठेले के सामने एक दूसरे पकौड़े वाले ने ठेला लगा लिया है। वो तरह तरह के पकौड़े बनाकर बेचता था। वो पकौड़े वाला बड़ा ही चालाक था। उसने सस्ते पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। आलू प्याज गोभी के सस्ते सस्ते पकौड़े ले लो। अरे वाह, सस्ते पकौड़े। चलो चलो, आज उसी के पकौड़े खाते हैं। अपने ग्राहकों को दूसरे ठेले पर जाता देख सलोनी परेशान हो जाती है। वो ठेले वाला अब हर रोज सस्ते पकौड़े बनाकर बेचने लगा, जिससे सलोनी के ग्राहक उसके ठेले पर जाने लगे। सलोनी की कमाई काफी कम हो गई। रोहन बेटा, सब ग्राहक तो सामने वाले ठेले पर ही खाने जा रहे हैं। हमारे पकौड़े खाने तो कोई नहीं आता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? हाँ माँ, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ बिरजू अब बहुत खुश था। उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। वाह वाह, अच्छी कमाई होने लगी है। लेकिन मेरी आधी बचत तो महंगी महंगी सब्जियां खरीदने में चली जाती है। तो क्यों ना मैं अब ग्राहकों को सस्ती और बासी सब्जियों के पकौड़े बनाकर बेचूं। वैसे भी अब तो मेरे ग्राहक बन गए हैं। गर्मा गर्म पकौड़े होने के कारण वैसे भी उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। अगले दिन बिरजू बाजार गया और सस्ती सब्जियां खरीदकर उनके पकौड़े बनाकर बेचने लगा। सस्ते और गर्मा गर्म मजेदार पकौड़े खा लो। 10 रुपए की 250 ग्राम पकौड़े। तभी उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से कुछ लड़के बियर की बोतल लेकर उतरते हैं। अरे ओ, गर्मा गर्म बैंगन के पकौड़े बना दे। जी जी मालिक, अभी बनाता हूँ। पकौड़े लेकर बियर के साथ अपनी गाड़ी के ऊपर रखकर खाने लगते हैं। ये देख सलोनी उनके पास आकर बोली, भाई साहब, यहाँ दारू मत पीजिए। मैं एक महिला हूँ और दारू के कारण कोई ग्राहक नहीं आएगा। अबे ये रोड तेरे बाप की है क्या? है? और वैसे भी तेरे ठेले पर तो कोई भी नहीं है। हम तो इस पकौड़े वाले के यहाँ खड़े हैं, तो तेरी क्यों जलती है रे? और अगर तुझे कोई दिक्कत है तो अपना ठेला यहाँ से हटा ले, समझी? तभी बिरजू भी आग में घी डालने का काम करता है। हाँ ठीक कहा साहब। अब वो लड़के हर रोज वहाँ आकर पकौड़े खाते और शराब पीते। ये देख अब सलोनी के पास बचे कुछ ग्राहकों ने भी आना बंद कर दिए। सलोनी अब बहुत परेशान रहने लगी। फिर उसके बेटे ने कहा, माँ लगता है ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, हमें पुलिस को बताना होगा। तू ठीक कहता है बेटा। सलोनी ने पुलिस वाले को बुलाया, लेकिन बोल्टा उसी पर चिल्लाने लगे। तुम लोगों को यहाँ ठेला लगाने की अनुमति किसने दी है? साहब आपके रहते हमें किस चीज की परेशानी है? जरा रुकिए, मैं अभी आया। बिरजू बहुत चालाक था। वो झट से गर्मा गर्म पकौड़े और कुछ रुपए लाया और उस पुलिस वाले को दे दिए। पुलिस वाले ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ममता के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था और उसे जल्द ही वहाँ से ठेला हटाने की धमकी देकर चला गया। अब सलोनी दिन रात परेशान रहने लगी। एक तो वैसे ही काम नहीं चल रहा, ऊपर से ये पुलिस वाला इनकी दवाइयाँ भी नहीं ला पा रही और खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं बचा है। लेकिन सड़ी गली सब्जियों के पकौड़े खाकर ग्राहक बिरजू के पास शिकायत लेकर आने लगे। अरे तुम्हारे पकौड़े खाकर तो मेरी तबीयत ही खराब हो गई। कल से पेट में बहुत दर्द है। मुझे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा बे। तुम्हारे सस्ते पकौड़े तो हमें बड़े महंगे पड़ गए। और मेरी बेटी तो बीमारी हो गई, अब वो अस्पताल में भर्ती है। ग्राहकों ने गुस्से में उसके ठेले को तोड़ना शुरू कर दिया। ये देख सलोनी ने सबको रोकने की कोशिश की। रुक जाइए, इन्हें एक मौका और दीजिए। जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? इसमें इसकी क्या गलती है? आप लोगों को ही तो सस्ते पकौड़े खाने थे, कम दाम में ऐसी चीज मिलेगी। ये सुनकर सभी ग्राहक शांत हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सलोनी अपने बेटे के साथ उसके ठेले को उठाती है और दोनों उसका सारा सामान ठेले पर रख देते हैं। ये देख बिरजू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सलोनी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन तुमने मेरी फिर भी मदद की। अब से हम दोनों अलग अलग ठेला नहीं बल्कि एक ही ठेला लगाएंगे, जिसमें हम ताजे ताजे बैंगन के पकौड़े के साथ साथ हर तरह के ताजी सब्जियों के पकौड़े बनाकर बेचेंगे। जैसा आपको ठीक लगे भाई साहब। उस दिन के बाद से दोनों ने एक ही ठेला लगाया, जिससे उनके पास खूब ग्राहक आने लगे। फिर सारे दिन में जो भी कमाई होती उसे वो आधी आधी बांट लेते। एक रोज वही तीनों शराबी लड़के वहाँ आए और पकौड़े मांगने लगे। तो यहाँ शराब पीना बना भैया, आप कहीं और जाकर ये सब करिए, नहीं तो आपको पकौड़े नहीं मिलेंगे। बिरजू पर हाथ उठाना शुरू ही किया था कि तभी सलोनी और रोहन भी डंडा लेकर वहाँ आए। एक डंडा उन्होंने बिरजू के हाथ में दिया। फिर तीनों ने उन लड़कों की खूब पिटाई की, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए और फिर कभी वहाँ नजर नहीं आए। ये कहानी एक ऐसी ही गरीब औरत की है जिसका घर चाहे बहुत छोटा सा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। मालती में जा रहा हूँ। जरा रुकिए, नाश्ता तो करके जाइए। हाँ जल्दी लाओ, देर हो रही है। बताओ, दुनिया भर को खाना खिलाते हो और खुद के खाने की परवाह नहीं करते।
ये बात तो बिल्कुल ठीक कही तुमने बहू। देखिए ना पिताजी, खाने के मामले में ये कितने लापरवाह हैं। मुझे तो लगता है कि दिन भर औरों की थाली लगाते लगाते ये अपनी थाली लगाना तो भूल ही जाते होंगे। अरे बस भी करो तुम, इतना भी लापरवाह नहीं हूँ मैं। भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी भूख लगती है। दोपहर में जब भी वक्त मिलता है तो मैं भी अपनी थाली लगा लेता हूँ। राकेश और मालती पति पत्नी थे और श्यामलाल राकेश के पिता थे। बूढ़े श्यामलाल का राकेश और मालती बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। राकेश शहर के एक चौराहे पर कढ़ी चावल का ठेला लगाता था और 30 रुपए प्लेट में सभी को भरपेट कढ़ी चावल खिलाता था। राकेश के हाथों में गजब का स्वाद था और वो बहुत ही मन से कढ़ी चावल बनाता था। इसीलिए हर रोज उसके ठेला शुरू करने से पहले ही लोग उसके ठेले पर आने लगते थे। फिर एक शाम, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? आपके ठेले पर इतने लोग खाने के लिए आते हैं, पर फिर भी हमें कुछ ज्यादा नहीं बचता। मुश्किल से एक प्लेट पर 4 या 5 रुपए ही बच पाते हैं। ऊपर से आप सबको बस 30 रुपए में भरपेट खिलाते हो। अब पता है, मैंने कल बाजार में बिल्कुल अपने जैसा एक ठेला देखा। वो आदमी पूरे 50 रुपए में बेच रहा था कढ़ी चावल, और वो बस एक बार खाने के। तो आपको नहीं लगता कि अब आपको भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए? तुमने वो 50 रुपए वाली कढ़ी चावल खाए थे क्या? ना बाबा ना, भूख तो लगी थी, पर इतने महंगे कढ़ी चावल कौन खाए। बस मिल गया ना तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब। वो बिरजू इतने महंगे कढ़ी चावल देता है, जो एक बार उसके पास खा लेता है ना, फिर वो दोबारा उसके पास कभी नहीं जाता। और उनमें से ज्यादातर लोग मेरे पास ही आते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो बिरजू तेल मसाला भी बहुत ही घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल करता है। और देखो, हम तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का तेल मसाला इस्तेमाल करते हैं भाई। हाँ, तभी तो कह रही हूँ कि कुछ पैसे बढ़ा लीजिए। लोगों को आपके हाथों का स्वाद पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोग आपके पास ही आएंगे खाने के लिए। मालती, मेरी बात समझो। मैं ठेला लगाकर सिर्फ पैसे ही नहीं कमाता हूँ, बल्कि ये तो एक तरह की सेवा है कि लोग कम पैसों में भी मेरे ठेले पर आकर भरपेट खाना खा सकते हैं, समझी? और दूसरा ये है कि अभी तो अपनी गाड़ी खींची रही है। जब लगेगा कि पैसे जेब से जाने लगे तो 5-10 रुपए बढ़ा लेंगे। उसमें क्या दिक्कत की बात है, बताओ? राकेश की बात सुनकर मालती ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी राकेश की बात ठीक लगी। और फिर उसने दोबारा ये जिक्र राकेश से नहीं किया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मालती पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। राकेश को अपने ठेले पर काम करते हुए अचानक ही दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही ये खबर मालती को लगी तो वो फौरन राकेश को लेकर अस्पताल पहुंची। मालती और श्यामलाल ने अपनी सारी जमा पूंजी राकेश के इलाज पर खर्च कर दी, लेकिन इसके बावजूद राकेश बच नहीं पाया। एक पल में ही सब कुछ बदल गया। अब घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी मालती पर आ गई थी। मालती को खाना बनाने के सिवाय और कोई काम नहीं आता था, और फिर राकेश का ठेला भी था ही, जिसे राकेश की जगह मालती संभालने लगी। और फिर दीदी, आप राकेश भैया की पत्नी हो क्या? हाँ भैया, बताइए क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, उनके बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। बहुत ही नेक और दिलदार आदमी थे वो। मैं उनके ठेले पर रोज कढ़ी चावल खाता था और महीने के आखिर में आकर उन्हें इकट्ठे पैसे दे दिया करता था। इस बार जब मैं पैसे देने आया तो उनका ठेला कहीं दिखाई नहीं। फिर जब आसपास से उनके बारे में पता किया तब सब कुछ मालूम हुआ। दीदी, ये पिछले महीने के 900 रुपए हैं, आप रख लो इन्हें। हैं? वो आदमी मालती को पैसे देकर चला गया। मालती को बड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि उन पैसों से वो कुछ और दिन दही, चावल, बेसन और बाकी सामान खरीद सकती थी। ऐसे ही कई दिन गुजरे और मालती पूरी तरह से अपने ठेले में ही रम गई। फिर एक दिन जब मालती अपने ठेले पर कढ़ी चावल बेच रही थी, तभी उसने देखा कि एक जवान लड़का सड़क की दूसरी तरफ पेड़ की छाया में बहुत देर से बैठा था, पर ना तो वो किसी का इंतजार कर रहा था और ना कहीं जा रहा था। मालती काम के बीच बीच में उसे देखती रही। फिर दोपहर में 4 बजे के आसपास वो लड़का मालती के पास आया। दीदी, खाने में कुछ बचा है क्या? हाँ भैया, चावल तो है, पर कढ़ी बहुत कम बची है। अब बताओ। कोई बात नहीं, चलेगा दीदी। आप मेरे लिए 1 प्लेट लगा देंगी? हाँ, पर बिना कढ़ी के खाओगे कैसे? मैं सूखे चावल खा लूंगा। वो मेरे पास पैसे जरा कम है। मेरे पास बस 10 रुपए ही हैं। तो क्या आप? अरे कोई बात नहीं, तुम 10 रुपए ही दे देना। मालती ने उस लड़के के लिए एक प्लेट में सूखे चावल निकाले और फिर ठेले के नीचे से अपना डिब्बा बाहर निकाला। उस डिब्बे में थोड़ी सी दाल थी जो मालती ने घर ले जाने के लिए बनाई थी। उस डिब्बे से आधी दाल निकालकर मालती ने उस लड़के को चावल के साथ खाने को दे दिया। उस लड़के को खाना खाते देख मालती को राकेश की याद आ गई और वो सोचने लगी कि अगर राकेश जिंदा होता तो उसे देखकर कितना खुश होता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और वो लड़का हर रोज मालती के ठेले पर शाम को आता और सबसे आखिर में जो कुछ भी बच जाता उसे खाकर ही अपना काम चला लेता और बदले में मालती को बस 10 रुपए ही दे पाता। असल में वो लड़का बहुत गरीब घर से था, इसीलिए मालती भी उसे कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही पूरा साल बीत गया और फिर एक दिन, अरे कहाँ रह गए थे मदन? ये लो, आज पालक पनीर और चावल बनाए हैं। घर में पूजा थी ना, तो पंडित जी के लिए बनाए थे। तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ, और इसके पैसे देने की जरूरत नहीं है, समझे? ये दीदी के घर का खाना है, ठेले का नहीं। मालती की बात पर मदन जोर जोर से हंसने लगा। फिर खाना खाकर मदन ने मालती से कहा, अच्छा दीदी, चलता हूँ, आशीर्वाद दो। कल मेरा इम्तिहान है। अगर पास हो गया ना तो एक दिन जरूर लौटूंगा, और अगर नहीं हो पाया तो गाँव चला जाऊंगा वापस, हमेशा के लिए। फिर अपने पिताजी के साथ खेती ही करूंगा जाकर। अरे ऐसा क्यों बोलते हो? देखना, तुम जरूर अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। जाओ, खुश रहो। वहाँ से जाते हुए मदन की आंखों में आंसू थे, तो मालती को भी उसका जाना अच्छा नहीं लग रहा था।
फिर पूरे 3 साल बीत गए। मदन फिर कभी वापस नहीं आया। मालती के ठेले पर ग्राहक बढ़ते रहे और अब श्यामलाल भी ठेले के काम में उसकी मदद के लिए आने लगा। फिर एक दिन एक चमचमाती सरकारी गाड़ी मालती के ठेले के बिल्कुल नजदीक आकर रुकी और फिर उसमें से एक पुलिस वाला बाहर निकला, जिसने पीछे वाली सीट का दरवाजा खोला, जहाँ से बाहर निकला जिले का नया कलेक्टर मदन शर्मा। मदन ने आगे बढ़कर मालती और श्यामलाल के पैर छुए। वहाँ मौजूद हर कोई ये नजारा देखकर हैरान था। अरे मदन, तुम कितने सालों बाद, और ये गाड़ी, अरे वाह, लगता है। हाँ दीदी, मैंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी। अब मैं यहाँ का नया कलेक्टर हूँ। बाकी सब बातें बाद में, फिलहाल आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी काम है। मदन अपनी गाड़ी में मालती और श्यामलाल को बिठाकर अपने साथ अपने ऑफिस ले आया। दीदी, मैंने मंत्री जी से बात की है। मैंने उनसे आपके लिए गुजारिश की थी और उन्होंने मेरी बात मान ली है। हम आपको बस स्टैंड के पास एक बढ़िया जगह देंगे, जहाँ साफ पानी, पंखे, बाथरूम, सबकी व्यवस्था होगी और साथ ही सरकार आपको जरूरत का राशन भी देगी। और काम में आपकी मदद के लिए 2 लोग भी आपके साथ लगाए जाएंगे। आपको बस उनसे बढ़िया खाना बनवाना है और हर गरीब को सिर्फ 10 रुपए में खिलाना है, जैसे आप मुझे खिलाया करती थी। मदन की बात सुनकर मालती कुछ न कह सकी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर कुछ देर बाद मालती ने आंसू पोंछते हुए मदन के सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम बस रुपए निकालो जल्दी से। हैं? पर क्यों दीदी?